हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द क्रिएटर्स पे। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग कल हमने एक वीडियो देखा था जिसमें हमने पहले लेसन का पहला वीडियो पढ़ा था। यह वीडियो आपको याद होगा, हमने क्लास 12th का ईट, मन के और अस्थि चैप्टर से संबंधित था। आज उसी से आगे बढ़ते हुए हम लोग आज लेसन 1 के ही वीडियो 2 और उससे बाकी बचे हुए टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे लोग। तो कल के वीडियो को अगर किसी ने नहीं देखा हो तो वो लोग हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो 1 के लिंक को देख सकते हैं। वीडियो 1 को देखने के बाद आप वीडियो 2 को देखिएगा तो और ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा और हम लोग इसी तरह करते करते अपने चैप्टर को समाप्त कर सकेंगे। इसके अलावा अगर आपको टेस्ट भी देने का इच्छा है तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक है, उस टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करके कभी भी टेस्ट दे सकते हैं लोग। चलिए तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर। देखिए, आपको याद होगा कि कल तक हमने पढ़ा था कि भारत में 5000 साल पहले जिस नवीन सभ्यता का उदय हुआ उस सभ्यता का नाम था सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता पे हमने पढ़ा था उसका क्षेत्रफल, उसकी चौहद्दी, उसके खोजकर्ता और उसकी विशेषता। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता सबसे अंत में पढ़ने के बाद अब हम लोग आज पढ़ेंगे लोग लगभग 4 टॉपिक हम लोग निश्चित कवर करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक स्थिति कैसी थी, राजनीतिक स्थिति कैसी थी, आर्थिक स्थिति कैसी थी और धार्मिक स्थिति से कैसी थी। इसके अलावा इस सभ्यता का पतन क्यों हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सामाजिक स्थिति। यह बार बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा भी जाता है तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। लिखा हुआ है कि समाज की सबसे जो छोटी इकाई थी वो परिवार कहलाती थी। जैसे आज के समय में सबसे छोटी इकाई परिवार है, उसी तरह उस समय भी समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार थी। और यह जो समाज था वो मातृसत्तात्मक समाज था, अर्थात इस समाज में माता प्रधान हुआ करती थी। माता के बातों पर ज़्यादा विशेष ध्यान दिया जाता था। हड़प्पा सभ्यता, यह जो सभ्यता था यह मुख्यतः 4 वर्ग में बटा था, जिसमें एक विद्वान वर्ग था, एक योद्धा वर्ग था, एक शिल्पी वर्ग था और एक व्यापार, शिल्पी और व्यापारी या फिर श्रमिक वर्ग था। जैसे आगे चलकर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे, वैसे ही विद्वान, योद्धा, शिल्पी और व्यापारी एवं श्रमिक वर्ग थे। सैंधव सभ्यता के लोग शिक्षित थे। यह बात तय है कि सिंधु सभ्यता के लोग पूरी तरह से शिक्षित थे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन उनकी लिपि अपठनीय है, अर्थात आज तक हम उनकी लिपि को पढ़ नहीं पाए हैं। इनकी लिपि का नाम भाव चित्रात्मक रखा गया है, अर्थात जो दाएं से बाएं और पुनः बाएं से दाएं लिखी जाती थी। अर्थात यहाँ से शुरू करके इस तरह से लिखा जाता था और फिर यहाँ से शुरू करके इस तरह से लिखा जाता था, फिर ऐसे चलते रहता था। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी, तो वो भाव चित्रात्मक थी, जो दाएं से बाएं और फिर बाएं से दाएं लिखी जाती थी। लेकिन यह लिपि अपठनीय है, इसका नाम रखा गया है भाव चित्रात्मक, अर्थात चित्र को देखकर उसके भाव को समझकर सिंधु सभ्यता की स्थिति का पता लगाया जाता है। चौथा पॉइंट है कि सैंधव लोग घर में खेले जाने वाले खेलों को पसंद करते थे। ये लोग इंडोर गेम ज़्यादा खेलते थे, जैसे शतरंज, जुआ, पाशा, ये सब इनके प्रिय खेल थे। इसके अतिरिक्त मछली पकड़ना, शिकार खेलना, पशु पक्षी को लड़ाना भी इन्हें प्रिय होता था। अगला टॉपिक है 5 नंबर कि सैंधव सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के लोग सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र पहनते थे। इसके अलावा वे लोग सिले हुए वस्त्र भी धारण किया करते थे। इसके अलावा सैंधव सभ्यता के लोगों को आभूषण और श्रृंगार का भी शौक था, जैसे चहुंदड़ से हमें लिपस्टिक और आभूषण श्रृंगार वाले वस्तुओं को अवशेष मिलेंगे। फिर अगला और अंतिम टॉपिक है सामाजिक स्थिति में कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की एक कांस्य की मूर्ति मिली है। देखिए, आप याद रखेंगे कि कांस्य की एक मूर्ति मिली है जो नर्तकी की है, जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। और मोहरों से प्राप्त ढोल लिए हुए पुरुष की आकृति आदि से स्पष्ट होता है कि सभ्यता के लोग, इस समाज के लोग गीत संगीत के शौकीन भी हुआ करते थे, नृत्य के शौकीन थे। क्योंकि मोहनजोदड़ो से एक नर्तकी की मूर्ति का मिलना और एक मोहर पर ढोल लिए हुए पुरुष, ढोल बजाते हुए पुरुष की आकृति, यह बात तय करती है कि ये लोग गीत संगीत के शौकीन हुआ करते थे। तो अब तक हमने सामाजिक स्थिति पढ़ा। समाज सबसे छोटा होता था, पारिवारिक सबसे छोटी इकाई परिवार होती थी। समाज मातृसत्तात्मक था, 4 वर्गों में बटा था, लिपि अपठनीय है, भाव चित्रात्मक है, घर में खेले जाने वाले खेल पसंद करते थे, सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र पहनते थे। इसके अलावा इन्हें आभूषण का भी शौक होता था और नर्तकी की कांस्य की मूर्ति और इसके अलावा ढोल लिए हुए पुरुष को देखकर यह पता चलता है कि ये लोग नृत्य संगीत, गीत संगीत के भी शौकीन हुआ करते थे। चलिए अब आते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक पर। सामाजिक स्थिति के बाद हमें पढ़नी है राजनीतिक स्थिति कैसी थी।
देखिए, सिंधु सभ्यता की राजनीतिक स्थिति जो कि सर्वमान्य और हम सब जानते हैं कि यह समाज शांति प्रिय समाज था, अर्थात युद्ध करना इन्हें उतना पसंद नहीं था। सैंधव शासक वर्ग युद्ध की अपेक्षा व्यापार पर अधिक ध्यान देता था। इनके प्रशासन तर्क पर वणिक वर्ग यानी व्यापारिक वर्ग का प्रभाव हुआ करता था। हंटर नाम के एक इतिहासकार हैं, इन्होंने यहाँ के शासन का राजतंत्रात्मक की जगह जनतंत्रात्मक माना है। यानी कि उनको कहना है कि यह बात तय है कि यहाँ राजा नहीं हुआ करता था बल्कि जनता का शासन हुआ करता था। और कुछ हद तक यह बात स्पष्ट भी दिखती है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जनतंत्रात्मक ही शासन होगा। दूसरा लिखा हुआ है कि सड़कों का व्यवस्थित क्रम। आप हमेशा देखेंगे कि सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, 90 डिग्री का एंगल बनता था। ईंटों का आकार, ईंट 4:2:1, याद रखिएगा ईंट का आकार क्या था, तो 4:1 या 4:2:1 में समानता। नगर निर्माण कार्य में एक रूपता, सभी नगर एक समान एक रूप में बने थे। माप तौल की मानक उपाधि जो हर जगह एक ही प्लान में के तहत बटी हुई थी। हड़प्पा सभ्यता में एक केंद्रीकृत राजनीतिक सत्ता अस्तित्व में थी जो कि पुरोहित, व्यापारी, नगर प्रशासन द्वारा संचालित होता था। कहने का मतलब यह है कि आप सड़कों का स्थिति देखिए, आप ईंटों का आकार देखिए, आप नगर निर्माण में एक रूपता देखिए, माप तौल की उपाधि देखिए। इन सभी चीज़ को देखकर यह स्पष्ट होता है कि कोई ना कोई तो केंद्रीकृत राजनीतिक सत्ता थी जो कि उस समय इस नगर का संचालन कर रही थी। तीसरा टॉपिक है पिगट नाम के एक इतिहासकार है। देखिए, हमने अभी तक दो इतिहासकारों को पढ़ा, एक हमने हंटर को पढ़ा जिसने कहा कि राजतंत्र की जगह जनतंत्र था। पिगट नाम के इतिहासकार है जिन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी माना है और दोनों के बीच की दूरी लगभग 483 किलोमीटर थी। एक और बात आप याद रखेंगे, सैंधव सभ्यता में दास प्रथा या 10 हो गया है, दास प्रथा का भी संकेत मिला है। और कहाँ से मिला है, तो लोथल से मिला है, लेकिन ज़्यादा तक नहीं मिला है, केवल लोथल तक ही सिमट कर रह गया। तो राजनीतिक स्थिति कैसी थी, तो सिंधु सभ्यता की राजनीतिक स्थिति सर्वमान्य है कि यह समाज शांति प्रिय समाज था, युद्ध के अपेक्षा व्यापार पर वर्ग ध्यान देता था। हंटर ने यह भी कहा कि राजतंत्र नहीं बल्कि जनतंत्र था। ईंटों का आकार, बाकी सब चीज़ देखने के बाद हमें लगेगा कि कोई ना कोई राजनीतिक सत्ता अस्तित्व में थी। पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी मानी। और सैंधव सभ्यता में दास प्रथा का संकेत कहाँ से मिलता है, तो लोथल से मिलता है। तो यह रही हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की राजनीतिक स्थिति। आई होप आपको अच्छा से समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। अब हम लोग हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक स्थिति को देखते हैं। देखिए, सैंधव सभ्यता में जो व्यापार होता था वो मुख्यतः वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था। आपको याद होगा कि एक ऐसी प्रणाली जिसमें एक वस्तु से लेकर दूसरी वस्तु का आदान प्रदान किया जाता है, उस प्रणाली को वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। तो उस समय भी मुद्रा का आविष्कार तो हुआ नहीं था, इसीलिए सैंधव सभ्यता में जो व्यापार होता था वो वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पर होता था। दूसरा पॉइंट है कि आज के भारतीय समाज की तरफ से अधिकांश भारतीय आबादी गांव में ही रहती थी, जिनका मुख्य पेशा कृषि हुआ करता था। इस सभ्यता के लोग हल और बैल के माध्यम से खेती करते थे और वर्ष में 2 फसल उगाते थे। कौन से 2 फसल उगाते थे, तो एक रबी फसल और एक खरीफ फसल। खरीफ फसल में जो कपास है, मतलब कपास जो खरीफ फसल का उदाहरण है, उसको विश्व में सर्वप्रथम अगर किसी देश में उगाई गई तो वो भारत में ही उगाई गई। और पूछा जाए कि किन सभ्यता के लोगों ने उगाया था, तो सैंधव सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने उगाया था। इसके अतिरिक्त रबी फसलों में गेहूं और जौ की फसल का भी उत्पादन किया जाता था। इसके अतिरिक्त ये लोग चावल, बाजरा, तरबूज, नारियल इत्यादि भी उत्पादित करते थे। और वे लोग केला, नींबू, आम इन सभी चीज़ों का भी उत्पादन किया करते थे। सिंधु सभ्यता का जो सबसे महत्वपूर्ण उद्योग था वो सूती वस्त्र उद्योग था, चूँकि कपास सबसे पहले यहाँ उत्पादित किया गया था। इसके साथ साथ वे लोग कुम्हकारी, तांबा, कांस्य धातु, हाथी दांत एवं हड्डी के उपकरण का निर्माण करते थे। और सोना चांदी के आभूषण का निर्माण, बढ़ईगिरी, पत्थर के मनकों का निर्माण, चूड़ी उद्योग, ये सभी इनके छोटे मोटे उद्योग हुआ करते थे। नेक्स्ट टॉपिक है कि सिंधु सभ्यता में का जो व्यापार होता था वो मुख्यतः मध्य एशिया, फारस, मेसोपोटामिया, मिस्र आदि देशों से हुआ करता था। देखिए, सिंधु सभ्यता के लोग केवल भारत में ही नहीं, भारत से बाहर भी व्यापार करते थे। जैसे मध्य एशिया के क्षेत्र से, फारस से, अफगानिस्तान से, मेसोपोटामिया से, मिस्र से इनके व्यापारिक संबंध थे। ये लोग वहाँ जाकर वस्तु बेचते थे या फिर वहाँ के लोग यहाँ आकर वस्तु खरीदा करते थे। तो इस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक स्थिति भी काफ़ी अच्छी थी। जो हमने देखा कि यह सभ्यता वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था। अधिकतर लोग गांव में रहते थे, मुख्य पेशा कृषि होता था, वर्ष में 2 फसल उगाए जाते थे, रबी और खरीफ फसल। इसके अलावा बहुत छोटे मोटे फसल भी उगाए जाते थे। महत्वपूर्ण उद्योग सूती वस्त्र उद्योग था। इसके अलावा छोटे मोटे कार्य अन्य भी किए जाते थे। व्यापार भारत के अलावा दूसरे देश जैसे मध्य एशिया, फारस, अफगानिस्तान, मेसोपोटामिया
इत्यादि देशों से हुआ करता था। चलिए अब आते हैं लोग सैंधव सभ्यता की धार्मिक स्थिति पर। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता एक मातृसत्तात्मक समाज था। अब हमेशा याद रखेंगे, इस क्वेश्चन को बार बार पूछा भी जाता है कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का समाज कैसा था। तो यह एक विकसित कांस्यकालीन शहरी सभ्यता थी और समाज कैसा था, तो मातृसत्तात्मक था। यहाँ माता प्रधान हुआ करती थी, इसीलिए यहाँ धरती को उर्वरता की देवी मानकर पूजा किया जाता था, न कि देवता माना जाता था। तो ये बहुत बड़ी बात है कि उर्वरता की देवी मानकर इस सभ्यता में पूजा की जाती थी। तो इससे भी स्पष्ट होता है कि यह समाज मातृसत्तात्मक था। इसके अलावा अगर आप गहन अध्ययन करेंगे तो देवताओं की तुलना में देवियों की अधिक प्रधानता थी, अर्थात देवियों की ज़्यादा पूजा की जाती थी। जैसे मातृ देवी, उर्वरता की देवी, फसलों की देवी के रूप में पूजा की जाती थी। ये लोग पुरुष देवता की अपेक्षा महिला देवी की पूजा ज़्यादा करते थे, इसीलिए समाज मातृसत्तात्मक कहलाया। इसके अतिरिक्त ये लोग पशु, पक्षी, वृक्ष, अग्नि, जल, सूर्य अर्थात संपूर्ण प्रकृति की भी पूजा किया करते थे। तो ये लोग प्रकृति पूजक भी थे। इसके अलावा लिखा हुआ है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहरों पर मातृ देवी के पैरों के पास, ध्यान से देखिएगा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर पर मातृ देवी, कोई देवी हैं, उनके पैरों के पास मानव और जानवर दोनों को गर्दन झुकाए तथा एक पुरुष को अपने हाथ में हंसिया लिए हुए दिखाया गया है। यह बात यह स्पष्ट करता है कि उस समय उर्वरता को बढ़ाने के लिए ये लोग नर बलि या पशु बलि दिया करते थे। सैंधव सभ्यता के कुछ मुहरों पर चक्र और स्वास्तिक चिन्ह का भी अवशेष मिला है। इससे स्पष्ट होता है कि ये लोग भगवान सूर्य की भी आराधना किया करते थे और सैंधव सभ्यता के लोग इसके अलावा तंत्र मंत्र और तावीज में भी विश्वास करते थे। तो धार्मिक स्थिति मातृसत्तात्मक था, धरती को उर्वरता की देवी मानकर पूजा करते थे, देवताओं की तुलना में देवियों की मूर्ति ज़्यादा मिली हैं। इसके अलावा प्रकृति की भी पूजा होती थी। एक मातृ देवी के पैरों के पास पुरुष और एक जानवर दोनों को सर झुकाए दिखाया गया है, यानी नर बलि भी हुआ करता था। स्वास्तिक चिन्ह और चक्र का मिलना सूर्य की उपासना को दर्शाता है और तंत्र मंत्र में भी ये लोग विश्वास करते थे। तो आई होप आपको अच्छा समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट पे ले सकते हैं लोग। याद रखिएगा कि ये सारे क्वेश्चन दीर्घ में पूछे जाते हैं और किसी भी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आते हैं लोग सैंधव सभ्यता के पतन पर। आखिर इतनी बड़ी सभ्यता जो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैली थी, इसका पतन कैसे हो गया? देखिए, कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता के पतन के एक नहीं बल्कि अनेकों कारण थे। जैसे प्राकृतिक संसाधन का इन लोगों ने अत्यधिक दोहन किया, परिणाम स्वरूप कई प्रकार की पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न हुई। कहीं किसी क्षेत्र में बाढ़ आ गया, कहीं कोई क्षेत्र सूखाग्रस्त हो गया, कहीं किसी क्षेत्र में भूकंप ने प्रकोप कर दिया, कहीं महामारी फैल गई, इस सभ्यता के पतन का कारण बने। अर्थात सैंधव सभ्यता के पतन के कारण का पूछा जाए तो इस पतन के एक नहीं बल्कि अनेकों कारण थे। चूँकि ये इतनी बड़ी सभ्यता थी जहाँ 1400 से ज़्यादा नगर बसे हुए थे, जहाँ हमने खोज कर निकाला हुआ है, इस टॉपिक में हमने इससे पहले पढ़ा भी था। तो किसी एक कारण से इतनी बड़ी सभ्यता का पतन नहीं हो सकता है। तो इससे कई कारण थे, कहीं बाढ़, कहीं सूखा, कहीं भूकंप, कहीं महामारी इस सभ्यता के पतन का कारण बनी, कहीं आग लग गया। लेकिन सैंधव सभ्यता के पतन का अगर मुख्य कारण पूछा जाए तो आप ध्यान रखेंगे, जॉन मार्शल और अर्नेस्ट मैके, ये दो इतिहासकार हैं। इनके अनुसार सैंधव सभ्यता के पतन का मुख्य कारण माना जाता है बाढ़ को, और पतन की ओर अग्रसर हो रही हमारी हड़प्पा सभ्यता पर अंतिम प्रहार अगर किसी ने किया तो वो आर्यों ने किया। आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ। इसकी पुष्टि हमें ऋग्वेद में उल्लेखित दो शब्द हरियूपिया जो हड़प्पा के लिए और पुरंदर इंद्र जैसे शब्दों से होती है। अर्थात सैंधव सभ्यता जब अपने पतन की ओर अग्रसर हो रही थी, प्राकृतिक संसाधन के अत्यधिक दोहन से इसकी विनाश की स्थिति नज़दीक आ गई थी और लगभग समाप्ति के कगार पर था, उस समय आर्य आते हैं मध्य एशिया से, इनको पराजित करते हैं, इनको अपना गुलाम बना लेते हैं और तब से सैंधव सभ्यता का पतन होता है और ऋग्वैदिक काल या वैदिक काल की शुरुआत होती है। तो सिंधु सभ्यता के पतन के कारण में अगर मुख्य पूछा जाए तो आप याद रखेंगे बाढ़ था। किसके अनुसार? तो जॉन मार्शल और अर्नेस्ट मैके के अनुसार। अब आते हैं लोग कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स पर। देखिए, पहला लिखा हुआ है कि मोहनजोदड़ो का किस भाषा का शब्द है? तो यह सिंध भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। दो क्वेश्चन,
मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? सिंध भाषा का शब्द है। शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? तो मृतकों का टीला, याद रखेंगे। नेक्स्ट आते हैं हम 2 नंबर। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी कितनी थी? 483 किलोमीटर, याद रखिएगा। पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है और इनके बीच की दूरी 483 किलोमीटर है। नेक्स्ट, स्वतंत्रता के पश्चात सबसे अधिक स्थल किस राज्य में खोजे गए हैं? गुजरात में, कल भी हमने पढ़ा था। इसके अलावा पशुओं में कौन सा साँड़ ज़्यादा पूजनीय था? तो पशुओं में कुबड़ वाला साँड़ ज़्यादा पूजनीय होता था। नेक्स्ट है कि सैंधव सभ्यता में मुहर का निर्माण सेलखिरी में होता था। सैंधव सभ्यता में आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता था? तो टेराकोटा कहा जाता था। याद रखेंगे कि आग में पकी हुई मिट्टी को, जिसे हम लोग आज ईंट कहते हैं, उसे उस समय टेराकोटा कहा जाता था। सैंधव सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग अभी हमने पढ़ा, सूती वस्त्र उद्योग। इसके अलावा 2-3 क्वेश्चन और है, ध्यान से देखिएगा। सैंधव सभ्यता के लोग तलवार या नीले रंग से परिचित नहीं थे, यानी तलवार क्या होती है इसके बारे में उनको जानकारी नहीं थी, और नीला रंग क्या होता है इसके बारे में भी उन्हें जानकारी नहीं थी। इसके अलावा यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सैंधव सभ्यता में मंदिर का साक्ष्य कहीं से भी नहीं मिला है। अगर पूछा जाए कि मंदिर कहाँ से मिले हैं, तो कहीं से नहीं। सैंधव सभ्यता की नगर ऊपर से देखने पर ऐसे चिस बोर्ड की तरह दिखा करते थे। कल हमने पढ़ा भी था कि सैंधव सभ्यता की स्थिति कैसी थी, तो ऐसे चारों तरफ उनके जो घर बने होते थे, इसीलिए ऊपर से देखने पर ये सैंधव सभ्यता चिस बोर्ड की तरह दिखा करती थी, जिसके बीच में ये गैप होता था और एक तरफ इधर दिखता था और एक इधर दिखता था। नेक्स्ट है कि सैंधव सभ्यता में घोड़े की मूर्ति लोथल से प्राप्त हुई है। देखिए ध्यान से, घोड़े की मूर्ति लोथल से, घोड़े की अस्थि सुरकोतदा से प्राप्त हुई है। लेकिन क्या सैंधव सभ्यता के लोगों ने घोड़े को पालतू बनाया था? नहीं। सैंधव सभ्यता के लोग 3 चीज़ से बिल्कुल अपरिचित थे, तलवार से, नीले रंग से, घोड़े को पालतू बनाने से। इसके अलावा मंदिर भी कहीं से उन्हें नहीं मिला है। तो ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। अब आते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक पर। अब हम लोग अपने अंतिम टॉपिक की तरफ आते हैं लोग। देखिए, यह जो आपको ग्राफ दिख रहा है, जो चार्ट दिख रहा है, यह चार्ट एक तरफ स्थल लिखा गया है, जैसे सैंधव सभ्यता के महत्वपूर्ण नगर लिखे गए हैं, फिर वो नगर अभी कहाँ स्थित है वो लिखे गए हैं, फिर उस नगर के खोजकर्ता लिखे गए हैं, और फिर उस नगर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स लिखे गए हैं। तो देखते हैं लोग 1 नंबर से। देखिए, सबसे पहला है हड़प्पा। हड़प्पा, चूँकि पहला खोजा गया नगर हड़प्पा था, इसीलिए हम सबसे पहले हड़प्पा के बारे में देखेंगे लोग। यह जो हड़प्पा शहर है, यह रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा कहाँ स्थित है? तो रावी नदी के किनारे। यह जो हड़प्पा है, यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत, यानी पाकिस्तान में जो पंजाब है, तो पाकिस्तान वाले पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिला में अभी तत्काल में स्थित है। इसके खोजकर्ता कौन थे? तो दयाराम सहनी। और यह क्यों फेमस है? तो इसके लिए आपको याद करना पड़ेगा कि कांस्य की मूर्ति और R37 नामक कब्रिस्तान, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि R37 नामक कब्रिस्तान कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो हड़प्पा से। अब आते हैं हम लोग दूसरे टॉपिक पर। देखिए, मोहनजोदड़ो। जैसे हमने याद किया कि हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है, वैसे ही आप देखेंगे कि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में था, यह सिंध प्रांत में। वो मोंटगोमरी जिला में स्थित है, यह लरकाना जिला में स्थित है। इसके खोजकर्ता रखाल दास बनर्जी थे। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, देखिएगा ध्यान से। अगर आपसे पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण इमारत कौन सी थी, तो आप कहेंगे स्नानागार। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण इमारत का नाम क्या था? तो स्नानागार। और स्नानागार लगभग 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा था, जिसका प्रयोग धार्मिक अवसरों पर सार्वजनिक स्नान के लिए किया जाता था। और इसके अतिरिक्त अब अगर पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत क्या थी, तो बड़ी इमारत का नाम है अन्नागार। कोई दिक्कत? तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे महत्वपूर्ण इमारत कौन है, तो आप कहेंगे स्नानागार। और सबसे बड़ी इमारत कौन है, तो आप कहेंगे अन्नागार। क्यों बड़ा है? क्योंकि इसकी लंबाई देखिए, 45.71 मीटर लंबा था, इसकी अपेक्षा ज़्यादा है। 15.23 मीटर चौड़ा था और 15.23 मीटर चौड़ा था।
देखिए, तो सबसे महत्वपूर्ण इमारत स्नानागार, सबसे बड़ी इमारत अन्नागार। स्नानागार की लंबाई, चौड़ाई, गहराई तो 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा, जबकि अन्नागार 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा था। इसके अतिरिक्त आप यह भी याद करेंगे, और यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, रेलवे वाले एग्जाम में तो बहुत पूछा भी जाता है, कि 10 मीटर लंबी एक नृत्यरत कांस्य की मूर्ति मिली है। वो कहाँ से मिली है? तो मोहनजोदड़ो से। यानी कि एक ऐसी मूर्ति मिली है जो कि कांस्य की बनी हुई है, जिसकी लंबाई लगभग 10 मीटर है, जिसका एक हाथ उसके कमर पर और एक हाथ उसके माथे पर है, जिसे स्पष्ट दिख रहा है कि वो नृत्य अवस्था में है। इसके अतिरिक्त एक श्रृंगी पशु का चित्र, यह भी कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से। देखिए, आपको यह दोनों टॉपिक कंठस्थ याद करने पड़ेंगे। हड़प्पा रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिला में, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में। हड़प्पा के खोजकर्ता दयाराम सोहनी, मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता रखाल दास बनर्जी। हड़प्पा में कांस्य की मूर्ति मिली, R37 कब्रिस्तान। मोहनजोदड़ो से सबसे महत्वपूर्ण इमारत स्नानागार, सबसे बड़ी इमारत अन्नागार, नृत्यरत कांस्य की मूर्ति और एक श्रृंगी पशु का चित्र, ये सब मोहनजोदड़ो से मिला है। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। अब है तीसरा नगर लोथल। देखिए, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि लोथल किस नदी के किनारे बंधा हुआ है। तो लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल अभी कहाँ पर है? तो यह भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। खोजकर्ता उतने इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन अब याद कर सकते हैं, SR राव इसके खोजकर्ता थे। देखिए, गोदीबाड़ा या डॉकयार्ड, ये बार बार पूछा जाता है। गोदीबाड़ा डॉकयार्ड यानी कि बंदरगाह, जहाँ से वस्तु का आयात निर्यात जहाज द्वारा छोटे छोटे जहाज़ों द्वारा होता था, जो एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। तो उसका साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो लोथल से। चावल का साक्ष्य कहाँ से मिला है? लोथल से। युग्म समाधि, एक साथ एक ही समाधि में दो लाशों को दफनाया गया था, दो शव दफनाए गए थे, वो कहाँ से मिला है? तो लोथल से। और लोमड़ी का चित्र कहाँ से मिला है? तो लोथल से। चलिए, इसको याद करने का तरीका देखते हैं। आप याद कर लेंगे कि आपको याद है कि गुजरात समुद्र के किनारे है, तो डॉक यार्ड यानी बंदरगाह कहाँ से मिला है? तो लोथल से। गोदीबाड़ा डॉक यार्ड लोथल से प्राप्त हुआ है। चावल के अंत में लौ है और लोथल के अंत में भी लौ है, तो चावल का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो लोथल से। युग्म समाधि, दो समाधियाँ एक साथ, दो शव को एक समाधि में दफनाए गए, कहाँ से? तो लोथल से। और लौ से लोमड़ी और लौ से लोथल, यह कहाँ से प्राप्त हुआ है? लोमड़ी का चित्र लोथल से। आते हैं लोग कालीबंगा पर। कालीबंगा घग्घर नदी के किनारे है। जैसे हमने याद किया कि लोथल भोगवा नदी के किनारे है, उसी तरह याद करेंगे कि कालीबंगा घग्घर नदी के किनारे है। यह राजस्थान में स्थित है। देश से मतलब नहीं, आपको राज्य याद करना पड़ेगा। जैसे लोथल गुजरात में है, उसी तरह कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। खोजकर्ता इसके भी इम्पोर्टेंट नहीं है, वैसे याद कर लेंगे, अमलानंद घोष थे। देखिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है यहाँ से। जूते हुए खेत का साक्ष्य, अर्थात हल चला हुआ खेत। चना और सरसों दोनों की खेती एक साथ, अर्थात मिश्रित खेती का साक्ष्य। अग्नि के हवन कुंड, भूकंप का साक्ष्य, लकड़ी की नाली का साक्ष्य, ये सब कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से। तो याद करने का तरीका, जूते हुए खेत, चना और सरसों की मिश्रित खेती, यानी खेती वाले जो भी टॉपिक आप यहाँ देख रहे हैं, वो कहाँ से मिल रहे हैं? कालीबंगा से। अग्नि का हवन कुंड और भूकंप का साक्ष्य, भूकंप तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके पतन का भी कारण था। तो भूकंप का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगा से। इसके अतिरिक्त लकड़ी की नाली, सामान्य नाली से भिन्न लकड़ी की नाली का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से। देखिए, आपको याद होगा, या फिर हम रिपीट भी कर रहे हैं, कभी कभी पूछा जाता है कि कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। बहुत लोगों को याद होगा, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ आप हमेशा याद रखेंगे। जैसे मोहनजोदड़ो का हमने याद किया था, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला, सिंधी भाषा का शब्द है। उसी तरह कालीबंगा राजस्थान में स्थित है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। नेक्स्ट पर आते हैं हम लोग। बनवाली, बनवाली हरियाणा में स्थित है। रविंद्र सिंह बिष्ट इसके खोज करता है। मिट्टी के हल और नाली का साक्ष्य कहाँ से नहीं मिला है? देखिए, नाली बनवाली,
बोलेंगे तो इसके रिपीटेशन आएगा, नाली बनवाली। तो नाली कहाँ से नहीं मिला है, तो बनवाली से नहीं मिला है। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं हम लोग, और बनवाली हरियाणा में है, ये आप याद कर लिए। अब आते हैं हम लोग धौलावीरा। धौलावीरा अरब सागर के किनारे स्थित है, गुजरात में है। इसके खोजकर्ता रविंद्र सिंह बिष्ट है। यह वैसा शहर था जो 3 भागों में बटा हुआ था। हमने जब सैंडल सभ्यता की नगर योजना पढ़ी थी तो पढ़ा था कि सैंडल सभ्यता 2 भागों में बटे थे, एक पश्चिमी नगर, एक पूर्वी नगर। लेकिन एकमात्र नगर जो 3 भागों में बटा था धौलावीरा, जो दक्षिण के किनारे, जो दक्षिणी ओर पर भी बसा हुआ था। ऐसे हमने पढ़ा हुआ था इस टाइप से। चलिए अब आते हैं लोग अगले टॉपिक पर, चहुंदड़ो। चहुंदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। जब भी आपसे पूछा जाए कि चहुंदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, तो यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। एन गोपाल मजमूदार चहुंदड़ो के खोज करता है। ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट यहाँ है, मनके बनाने के कारखाने, लिपस्टिक, कंघा, काजल, ये सब कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो चहुंदड़ो से। तो मनके बनाने के कारखाने, आभूषण संबंधी वस्तुएं, श्रृंगार संबंधी वस्तुएं कहाँ से मिल रही हैं, तो चहुंदड़ो से। वो कौन सा ऐसा जगह है जहाँ से दुर्ग नहीं मिला है। जैसे हमने पढ़ा था कि नगर योजना में कि 2 प्रकार के नगर थे, एक नगर ऊंचाई पर बसे हुए थे, एक नगर नीचे बसे हुए थे। पश्चिमी नगर ऊंचाई पर, पूर्वी नगर नीचे की तरफ बसे हुए थे। उस ऊंचाई पर बसे नगर को दुर्ग कहा जाता था, जो चारों तरफ सुरक्षा प्राचीर से घिरा होता था। लेकिन चहुंदड़ो एक ऐसा नगर है जहाँ से दुर्ग की प्राप्ति नहीं हुई है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, रंगपुर। देखिए, आपको नदी का नाम हमेशा याद करना पड़ेगा, किस नदी के किनारे है। तो रंगपुर मादर नदी के किनारे है, यह गुजरात में है। ब्रजवासी लाल एवं माधव स्वरूप वध से इसके खोज करता है। ज्वार, बाजरा, धान की भूसी कहाँ से मिला है, तो रंगपुर से। नेक्स्ट, रोपड़। रोपड़ सतलज नदी के किनारे है। फिर नदी आपको एकदम कंठस्थ याद करना है, यह पंजाब में है। अगर पूछा जाए कि स्वतंत्रता के पश्चात पहला खोजा गया स्थल कौन सा था, तो वो रोपड़ ही था। इसके खोजकर्ता SR राव हैं। इसमें क्या विशेषता है, देखिए, यहाँ एक ऐसा कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है जहाँ मनुष्य के साथ साथ पालतू कुत्ते को दफनाने का भी साक्ष्य मिला है। देखिए, कब्रिस्तान से और 100 को दफनाने से आप 2-3 क्वेश्चन याद करेंगे, हम इसको अच्छा से रिपीट कराते हैं। देखिए, एक शहर था हड़प्पा, एक शहर हमने और पढ़ा है मोहनजोदड़ो, और एक हम अभी पढ़ रहे हैं लोग रोपड़। क्या है कि कहाँ पे 100 को दफनाने की प्रथा विद्यमान थी, तो दफनाया जाता था हड़प्पा में। कहाँ पे 100 को जलाने की प्रथा विद्यमान थी, मोहनजोदड़ो में। और कहाँ के कब्रिस्तान में मनुष्य के साथ साथ उसके पालतू कुत्ते को भी दफना दिया गया है, रोप दिया गया है, इसे हम याद कर सकते हैं, तो रोपड़ में। तो देखिए, मोहन, यह एक हिंदू भाषा का, मतलब कि हिंदू लोगों के नाम का शब्द है, और हिंदू लोग अपने शव को क्या करते हैं, जलाते हैं। तो मोहनजोदड़ो में शव को क्या किया जाता था, प्रायः जलाया जाता था। हड़प्पा में शव को क्या किया जाता था, दफनाया जाता था। जबकि रोपड़ में एक ऐसा कब्रिस्तान मिला है जहां मनुष्य के साथ साथ उसके पालतू कुत्ते को भी दफनाया गया है। इसके अतिरिक्त तांबे की कुल्हाड़ी का साक्ष्य भी रोपड़ से मिला है। अंतिम है राखीगढ़ी, जो घग्गर नदी के किनारे हरियाणा भारत में स्थित है। इसके खोजकर्ता सूरज भान है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर कहा जाए और ऑप्शन में धौलावीरा न दिखे, तो अगर आप किसी को टिक करेंगे तो वह स्थान होगा राखीगढ़ी। ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। आई होप आपको यह टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। किसी प्रकार की कठिनाई हो तो आप हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर किसी भी सवाल को आप हमसे पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं लोग।